नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगातार दूसरे दिन ईडी ने पूछताछ की है। करीब 4 घंटे से राहुल गांधी से पूछताछ हुई, आज दूसरे दिन। कल भी उनसे 2 हिस्सों में 10 घंटे तक पूछताछ हुई थी। कल हमने देखा था कि ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से लेकर सांसद, विधायक सब सड़कों पर सत्याग्रह है, जिसको वो सत्याग्रह कह रहे थे, वो करने के लिए उतर आए थे। आज भी बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर से आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिरासत में लिए जाने से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि मोदी सरकार ईडी के माध्यम से बदले की कार्रवाई कर रही है। उन्होंने ईडी को इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट नाम दिया है। साथ ही तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी चीन की घुसपैठ, बेरोजगारी, किसानों, कोरोना, तमाम कई बड़े मुद्दों को उठा रहे थे। उनकी ये जो आवाज है उसको दबाने के लिए ये सब किया जा रहा है। तो मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। पीकेडी नाम्बियार बीजेपी समर्थक हैं, आलोक वत्स नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और गुरदीप सिंह सप्पल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले आप लोगों से कुछ सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो मामला है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में सवाल जवाब का, सप्पल साहब, बीजेपी का हमेशा तीखा वार रहा है कि आप एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सही कार्रवाई ना करें, वो सवाल ना पूछें या वो दबाव में आ जाएं। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, आज ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 दिनों से राहुल जी को 7 साल पुराने केस में, जो कि एक बार ईडी बंद कर चुकी थी, क्यों बुलाया। आज जब ये कहा गया कि सेना के अंदर अब केवल कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होगी, केवल 4 साल के लिए लोग रखे जाएंगे, तो ये स्पष्ट हो गया कि इस पे सरकार को मालूम है कि बहुत जबरदस्त देश के युवाओं ने प्रतिक्रिया करनी है। करोड़ों युवा बेरोजगार बैठे हैं, आपने उनकी नौकरियां छीन ली, और उसको डाइवर्ट करने के लिए आज बीजेपी ने यह पूरा तमाशा ईडी का किया है। वो जानते हैं कि ईडी का कोई केस नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे सिर्फ इसलिए नहीं उतरी है कि उन्होंने, ईडी ने राहुल गांधी जी को बुलाया है, बल्कि एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है सभी नेताओं के खिलाफ, सभी पार्टियों के खिलाफ, उन सब लोगों के खिलाफ जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन आम आदमियों के खिलाफ जिनका दूभर जीना दूभर कर दिया है एजेंसीज ने, उनके खिलाफ आज हम सड़कों पे उतरे हुए हैं। और ये सड़कों पे उतरने से कोई ईडी पे दबाव की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी सीना ठोक के गए हैं, कल भी गए थे, आज भी गए हैं। जो ईडी को पूछना है पूछे। सवाल यह है, बीजेपी को मालूम है कोई केस नहीं है, बीजेपी को मालूम है कोई एफआईआर नहीं है, बीजेपी को मालूम है कि 8 साल खुदाई करने के बाद कुछ नहीं मिला। और चूंकि उन्होंने सेना की भर्तियां खानी थी, लोगों जो लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे जो हैं सेना में पक्की नौकरी के लिए उम्मीद लगाए बैठे थे, उनसे छीनना था आज। तो 2 दिन पहले से उन्होंने ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया है और इस ड्रामे को देश समझ रहा है। तो आपका ये कहना है कि आज ये जो अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर योजना, उसके चलते ये गिरफ्तारी हो रही है ताकि वो टेंशन हट जाए। देखिए, इस देश में सेना सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है और रेलवे सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। दोनों की नौकरियां ये लोग छीन चुके हैं और आज पक्की नौकरी सेना की इन्होंने खत्म की है। आज इन्होंने 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में, 4 साल मतलब वो बच्चा जो जीवन भर के लिए सिक्योरिटी ढूंढता है, उसको आप 4 साल में 75% को बाहर कर देंगे और उसको कोई और बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। छोटे मोटे बेनिफिट जो उन्होंने बताए हैं उसको छोड़कर ये उन्होंने बहुत बड़ी एक रोजगार का ऑप्शन इस देश के युवाओं से छीना है और ये बात दबी रहे, इसलिए पूरा का पूरा नौटंकी ईडी की। पीकेडी नाम्बियार, कैसे जवाब देंगे आप? सबसे पहली बात तो मेरिट्स ऑफ द केस। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि ईडी को, प्रवर्तन निदेशालय को सिर्फ विपक्ष के नेताओं में ही सारे खोट मिलते हैं और उस वजह से ये सब कार्रवाई होती है।
दूसरा अब एक नया आरोप जो ये है कि राहुल गांधी से पूछताछ हुई इसलिए रही है ताकि चुपके से एक स्कीम लॉन्च कर दी जाए। कर दी गई है। आपको क्या लगता है? सवाल तो ये जो बहुत अच्छा सवाल है, दैट राहुल गांधी जी से डर के प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया कि 10 लाख नए नौकरियां मार्केट में निकला जाएगा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे योजना निकाला है कि 4 साल तक देश के हर बच्चे, लाइक 19 से 21 साल के जो बीच के जो बच्चे हैं, उनको एक भारतीय सेना का किसी न किसी तरीके से में ज्वाइन करने का एक मौका मिल जाएगा। इनफैक्ट जब मैं एक 17 साल का था, मैं खुद गया था एक आर्मी रिक्रूटमेंट रैली पे। ये बात अलग है कि हर बच्चा, आज हिंदुस्तान का हर नौजवान चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उसको एक मौका मिल जाए एक बार हिंदुस्तान का सेना का वर्दी पहनने का। अगर इसके ऊपर कोई मजाक उठा रहे या इसके ऊपर कोई जो, मैं तो ये समझता हूँ ये एक नौकरी का योजना नहीं है, इससे ज्यादा ये एक यूथ एम्पावरमेंट है, एक सोशल एम्पावरमेंट का एक स्कीम है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इससे राजनीति से हटकर इस समाज के लिए एक बहुत बड़े से, और कभी ऐसा कोई चीज हमने सुना नहीं है। हमने वियतनाम में सुना है, बहुत सारी जो कंट्रीज है जहां पे हर बच्चे को साल का या 2 साल का मैंडेटरी आर्मी के अंदर सेवन करने का मौका मिलता है। बट नहीं, लेकिन अगर हम बात करें एक सेकंड देखिए, रोजगार पर अभी हम एक डिटेल चर्चा करेंगे बस अब से थोड़ी ही देर में। अगर हम बात करें इस केस की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो केस है नामबिहार जी, तो जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि बिना FIR के पूछताछ के लिए बुला लेना और सवाल जवाब करना और उद्देश्य और मंशा, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि किस उद्देश्य से किया जा रहा है, उसका आप कैसे जवाब देंगे? संकेत जी, ये पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और जब से ये ईडी का नोटिस जारी किया था सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर, तब से लेकर हिंदुस्तान का बच्चे को भी पता चल गया नेशनल हेराल्ड केस। जितना मर्जी कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता कोशिश करे, इसके ऊपर कुछ न कुछ ये साजिश है, सरकार का साजिश है, मोदी जी का साजिश है। मैं सबसे पहली बात तो ये कहूं कि राहुल गांधी को अगर भय नहीं है तो इनका इतना बड़ा जो ड्रामा करके कोई एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने नहीं जाना। अगर सीना फाड़ के जाना चाहिए था तो नरेंद्र मोदी ने 2010 में 9 घंटे CBI का जांच के लिए चला गया, बिना आवाज से, बिना कोई SIT के सामने गए थे, किसी आवाज के बिना। वो होता है जो धैर्य से, जिसने कभी गलत नहीं किया। इससे पहले कि मैं आप लोगों के पास वापस लौटूं, एक बार जरा ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। नीता शर्मा हमारी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, क्या बता पाएंगी कि हमारे पास क्या जानकारी है, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या रही है, कितने सवाल पूछे गए हैं, तमाम बातें हो रही हैं कि संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। आधिकारिक रूप से आप कितनी जानकारी की पुष्टि कर सकती हैं? आधिकारिक तौर पर तो अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 3 मामलों के तहत, 3 धाराओं के तहत, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग, ये जो मामला है इसी के इर्द गिर्द जो है नेशनल हेराल्ड केस जो है वो घूम रहा है, और उसी के इर्द गिर्द जो है राहुल गांधी की पूछताछ की गई है। ये पूछताछ की जा रही थी कि जो यंग इंडिया लिमिटेड, जिसमें वो 38% के स्टेक होल्डर हैं, उसकी शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न था उसके बारे में जानकारी जो है हासिल करने की कोशिश जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा था। बहुत पेचीदा केस है, बहुत इसमें डूज, मतलब इफ्स एंड बट्स एंड वाइज एंड व्हाट्स हैं, जिसका जानकारी जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लेना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि 2013 में एक इंडिविजुअल, एक प्राइवेट पर्सन ने, सुब्रमण्यम स्वामी ने ये प्राइवेट कंप्लेंट की थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशंस खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी और ये केस बंद कर दिया था। 2015 में एक नई टीम लाई गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नए अफसर लाए गए और दोबारा से इस केस को शुरू किया जाए। आमतौर पर देखा गया है कि ईडी का जो भी केस होता है वो एक फॉल आउट होता है किसी केस का, चाहे वो इनकम टैक्स का हो, चाहे वो CBI का हो या किसी का हो। लेकिन इस वाले केस में कोई पहले इनिशियल FIR नहीं थी। हाँ, जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसके ऊपर लेके जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसपे सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जो असेसमेंट्स हैं, कोर्ट ने बोला था इनको दोबारा रिव्यू किया जा सकता है, उसको आधार बनाकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ये जो मामला है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। PMLA के तहत जो है राहुल गांधी का स्टेटमेंट जो है वो लिखा जा रहा है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात ये भी बताऊंगी संकेत, कल सुबह जब राहुल गांधी को पहली बार बुलाया
बहुत सारे लोग उनके साथ आए उनको छोड़ने। जब वो पहली बार ईडी ऑफिस गए, मेरे ख्याल से कोई भी गांधी परिवार में से कोई पहली बार हुआ होगा जो पहली बार किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने गया होगा। तो जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन टू द इन्वेस्टिगेटर्स था कि क्या आप सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को ही क्वेश्चनिंग के लिए बुलाते हैं, क्या आप कांग्रेस के नेताओं को ही बुलाते हैं? जिसके जवाब पे ईडी के जो अफसर थे वहां पे वो हंस पड़े। उन्होंने कहा कि आप दस्तखत कर दीजिए क्योंकि आप पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा आप राहुल गांधी का कहना था आप मेरा नाम जानते हैं, आप लिख दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप ही के हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी ने वो लिखने के बाद वो अंदर गए। कल 10 घंटे की पूछताछ हुई। आज सुबह 11 बजे वो पहुंचे थे, 3:30 बजे के आसपास उन्हें दोबारा छोड़ा गया है। नीता तमाम बातें हो रही हैं बारे में जो है कि रिटर्न में जो उन्होंने अपना जवाब दिया है उसमें से कुछ पन्ने जो हैं वो कह रहे हैं कि दोबारा अब वो लिखेंगे। बहुत सारी जांच में चीजें उनसे पूछी गई जिसका वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे इसलिए ये सब जानना चाहता हूं क्योंकि अक्सर ऐसी खबरों में क्या है कि सूत्र का हवाला दे करके बहुत सारी चीजें उड़ा दी जाती हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कितनी हकीकत है और कितना फसाना। हकीकत अगर होगी भी तो यह हकीकत जो है वो ईडी ऑफिस के जरिए नहीं आ रही। राजनीतिक जो सूत्र हैं, जो राजनीतिक पार्टी के सूत्र हैं, उनके हवाले से ये जो खबरें हैं रिपोर्टर्स तक पहुंचती हैं और जो बता दी जाती हैं कि ईडी सोर्सेज द्वारा बताई जा रही हैं। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आज मैं आपको फैक्ट ही बता सकती हूँ संकेत, कि कल 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी, आज 3.5 घंटे पूछताछ की गई है। क्योंकि ये केस इतना पेचीदा है। आप अगर मैं थोड़ा सा भटकूं इस केस से, सत्येंद्र जैन का मामला देख लीजिए। इतने साल बाद उन्होंने खुद अपनी हैंडराइटिंग में पूरा केस जो है, जो उनका बयान था, लिखा था। अगर मैं क्रिश्चियन मिशेल की बात करूं, उन्होंने 1300 पन्ने जो थे अपनी हैंडराइटिंग में लिखे थे। तो ऑब्वियसली जब आप इतने टेक्निकल केस के बारे में लिखते हैं, हैंडराइटिंग में लिखते हैं, तो कई चीजें हैं जो गड़बड़ होती हैं, दोबारा से आपसे पूछी जाती हैं। तो आप बोलते हैं नहीं ए नहीं बी मैंने लिखा था, तो अब मैं ए लिखना चाहता हूं, तो वो दोबारा से लिखा जाता है। तो ऑब्वियसली दैट इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं वो किसी भी जिसको भी वो समन करती हैं, दैट इज नॉर्मल प्रोसेस। कहा जाता है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पैरेलल्स में कि कॉमास एंड फुल स्टॉप से ही पूरे सेंटेंस का मायना जो है वो बदल दिया जाता है। तो वो सभी प्रक्रिया अभी फिलहाल ईडी ऑफिस में आज चली थी। 3:30 बजे आज राहुल गांधी हैं वो यहाँ से निकल के गए हैं। अभी तक ये भी कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो आएंगे दोबारा या नहीं आएंगे। लेकिन अगर बुलाया है कि नहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 1:30 बजे के आसपास, कल मैं वही बता रही हूँ कि कल 1:30 बजे छोड़ दिया था, 3:44 पे वो दोबारा आ गए थे। लेकिन आज वो 3:30 बजे अभी छोड़े गए हैं। तो इसी से अभी लग रहा है कि शायद ना आए, लेकिन अगर आएंगे तो लेट आएंगे। क्योंकि अभी देखो यहाँ पे जिस तरह से, अगर मैं आपको यहाँ पे आसपास दिखा पाऊं कि पहले सिक्योरिटी जो थी वो किस तरह, पुलिस जो थी वो चारों तरफ पुलिस जो थी वो तैनात थी। अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इस लेन में, जो जनपद लेन है, वो ईज आउट हो गई हैं। थोड़े जो बैरिकेड्स हैं उन्हें भी ओपन किया जा रहा है। नॉर्मल ट्रैफिक जो है वो जा रहा है, जिससे अभी ये सिर्फ कयास लगाया जा सकता है कि शायद वो दोबारा ना आए, लेकिन हो सकता है 1 घंटे 1.5 घंटे में वो दोबारा आ जाए। इस बात की अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने सब मेहमानों के पास वापस जाएंगे। तो ये रोजगार पर एक बड़ी बहस है जिसमें सेना लाई है एक अग्निपथ योजना। नरेंद्र मोदी बोले हैं कि 10 लाख नौकरी मिलेगी, लेकिन उसी में उन्हीं की पार्टी के वरुण गांधी ने सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। तो ये मामला राजनीतिक भी हो गया है और बहुत सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मैं एक एक करके अपने मेहमानों का स्वागत करना चाहता हूं। पीकेटी नामबियार, हिमांशु वर्मा रोजगार विशेषज्ञ हैं, आलोक वत्स नेता बीजेपी और गुरदीप सिंह सप्पल प्रवक्ता कांग्रेस। सबसे पहले मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं हिमांशु जी, और सवाल ये है कि 10 लाख नौकरियों को फास्ट ट्रैक करना, अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये नौकरियां मुहैया कराना। मेरा एक बुनियादी सवाल ये है कि अगर ये असेसमेंट में पाया गया कि सरकार में इतनी नौकरियां थीं और भर्ती होनी चाहिए थी, तो ये ड्यू प्रोसेस में हो जाना चाहिए था ना। इसके लिए प्रधानमंत्री प्रोसेस करें,
असेसमेंट करें, उसके बाद फिर ये हो कि भाई विद्युत गति से कीजिए। ड्यू प्रोसेस में हो रहा होता तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। जी बिल्कुल सही बात है संकेत जी। अगर आप देखिए तो हमारे पास जो अप्रूव्ड वेकेंट जॉब्स हैं जो सरकार के पास, वो 87 लाख है। मतलब लगभग 1 करोड़ के आसपास जॉब्स वेकेंट हैं जो अप्रूव्ड हैं, जिसपे कोई ना कोई नियुक्ति होनी चाहिए थी। और अब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 10 लाख नौकरियों को हम फास्ट ट्रैक करेंगे 1.5 साल में, वो भी एक बहुत मेहनत लक्ष्य है। मैं आपको बता दूं, खाली 1 लाख या 50,000 नौकरियों में अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भी हम बात करें, जो समय लगता है वो कम से कम 6 से 8 महीने 9 महीने लगता है, और पूरी तरह से उसको कंप्लीट करने के लिए लमसम 1 साल लगेगा। कोई भी जो हमने पास्ट में सरकारों की जो फास्ट ट्रैक मोड्स में भी देखा है, कभी भी मतलब मेरे जानकारी में तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 साल में या 1.5 साल में 10 लाख लोग एक साथ रिक्रूट कर लिए गए हों किसी भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में। क्योंकि उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है, कई बार उसके पेपर्स होते हैं, नोटिफिकेशन जारी करना पड़ता है, उसके बाद उस पर उसको टाइम दिया जाता है जिसमें लोग वो करते हैं, उसको भरते हैं, अप्लाई करते हैं, और फिर उनको ऑनबोर्ड किया जाता है। पेपर होती है परीक्षा में, कई बार पेपर पर्चे लीक हो जाते हैं, हमने सुना है। तो ऐसी पूरी जो जटिल प्रक्रिया है हमारे देश की, जो कि हमने पास्ट में भी देखा, तो उसमें एक बड़ा अच्छा सिग्निफिकेंट टाइम लगता है कुछ लोगों को रिक्रूट करने के लिए, 50,000 से 1 लाख। और जहां बात करी जा रही है 10 लाख नौकरियों की जो कि 1.5 साल में दी जाएंगी, तो मुझे लगता है कि समय बड़ा कम है। नौकरियों का जो साइज, जो सैंपल साइज या साइज बोलूंगा 10 लाख बहुत ज्यादा है। हाँ, अगर इसको फास्ट ट्रैक कर पाए तो ये अपने आप में कीर्तिमान हो जाएगा कि हमने डायरेक्टली 10 लाख लोगों को रिक्रूट कर लिया जी। ऑलरेडी 87 लाख जॉब्स सरकार के आलोक वत्स जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसे कि अभी हिमांशु कह रहे थे कि अप्रूवल करीब करीब 1 करोड़ का है, जिसमें से 10 लाख भर्ती को फास्ट ट्रैक करेंगे 1.5 साल में, और उसमें भी बहुत लंबा टाइम लगता है। सवाल मैं फिर से वही दोहरा रहा हूं कि अगर इतनी वैकेंसी है तो फिर ये ड्यू प्रोसेस क्यों नहीं फॉलो हो रहा? इतना हमने विलंब क्यों कर दिया? क्योंकि हम जानते हैं बहुत पेचीदा चीज होती है। ऐसे नहीं होता कि मतलब यूं ही अपॉइंटमेंट लेटर बांट दिया और हो गया। ये लंबा प्रोसेस है। रिक्रूटमेंट में कम से कम 7-8 महीने लगते हैं, फाइनल रिक्रूटमेंट आने तक तो साल भर लग जाता है। लेकिन अब पहले 2 साल तक कोविड में खत्म हो गए। कोविड में कौन जाता रिक्रूटमेंट करने या कराने? और कुछ आर्थिक नीतियां भी ऐसी रही कि दूसरे चीजों में अर्थ की ज्यादा जरूरत थी और वहां पर ज्यादा पैसा लगाना था, तो इसलिए अभी नौकरियों को रोक दिया गया था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लेके काम चलाने की कवायद चालू हुई थी। अब जब ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं, अब एक तरीके से कोविड से काफी कुछ उबार निकल के आ गए हैं, अब रिक्रूटमेंट चालू हो गई है और ड्यू प्रोसेस में ये सारी रिक्रूटमेंट होती जाएंगी और आगे की और फिर बढ़ती चली जाएंगी। जी, मैं पीकेडी नाम्बियार और गुरदीप सिंह सपल साहब, पहले अब आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे ये आर्मी वाली भर्ती कि उसमें किस तरीके से चेंज आया है। सरकार की तरफ से सरकार इसको इस तरीके से देख रही है कि बिना अपने ऊपर वित्तीय भार डाले अगर हम वो रिक्त पद भर सकते हैं तो उसमें गलत क्या है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी मुख्य आपत्ति क्या है। बड़ी देर बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए, आज जो घोषणा की गई है वो एक और जुमला है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि आज नौकरियां छीनी गई हैं, दी नहीं गई हैं। और कैसे? अगर आपको याद होगा तो 2019 में भी जब चुनाव होने वाले थे तो मोदी सरकार में पीयूष गोयल जी ने घोषणा की कि हम 4 लाख भर्ती रेलवे में करने जा रहे हैं, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। उसके बाद 2,80,000 वैकेंसीज निकाली, जिसमें 5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया था। वो भर्तियां भी पूरी नहीं हुई, उसके बाद वाली भर्तियां भी पूरी नहीं हुई। अभी कुछ महीने पहले युवा सड़कों पे थे कि वो जो हमने एग्जाम दिए हैं उस पर भर्तियां तो पूरी कीजिए, उसमें नौकरियां तो दीजिए। आप केवल घोषणाएं करते हैं और उसके आगे एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट नहीं निकालते हैं। तो ये तो 2019 की बात है जब चुनाव होने वाले थे। अब चुनाव की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज बोल दिया है कि हम नौकरियां देंगे। लेकिन किया क्या है? किया यह है कि रेगुलर सरकारी जॉब जो आर्मी में थी वो खत्म की गई। नाम्बियार साहब ने अभी बोला कि हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। नाम्बियार साहब, मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड ठीक कर दूं,
अभी दिसंबर में सरकार ने जानकारी दी थी संसद के अंदर कि 97,000 पद खाली हैं जवानों के आर्मी में, 97,000। और अब जो ये स्कीम आई है ये वो 97,000 पदों को भरने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ हजार, शायद 30,000 या 40,000 लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिला जाएगा। देश के अंदर बेरोजगार 50 करोड़ से ऊपर है, वो सबको मौका नहीं दे रहे हैं आप जो लोग लायक थे पक्की नौकरी के, उनसे भी नौकरी छीन के 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में ला रहे हैं। और इस बात को यूं मत पेश कीजिए कि देश का हर एक युवा वर्दी पहनना चाहता है और उसको सरकार मौका दे रही है। सरकार ने तो वर्दी पहनने का मौका ही छीन लिया, कॉन्ट्रैक्ट पे जा रहे हैं। और इस पूरे के अंदर आप ये देखिए कि जब से मोदी सरकार आई है, जब यूपीए सरकार बाहर गई थी तो कुल रिक्त पदों की संख्या 4 लाख थी, आज वो 87 लाख हो गई है। 8 साल में नौकरियां नहीं भरी गई हैं, 8 साल में, क्योंकि आपको हर चीज बेचनी थी, हर पीएसयू को बेचना था, हर पब्लिक सेक्टर को बेचना था, उसके खर्चे कम करने थे, इसलिए नौकरियां नहीं भरी गई हैं। और अब चूंकि चुनाव की तरफ आ रहे हैं तो फिर जो 19 के अंदर खेल हुआ कि नोटिफिकेशन निकला, कहीं एग्जाम हुए, कहीं एग्जाम नहीं हुए, कहीं नौकरी मिली और कहीं नौकरी नहीं मिली, और कुल मिला के पीकेडी नामबियार, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो मैं सप्पल साहब का आर्गुमेंट समझ गया। उनका यह कहना है कि ये चुनाव से एकदम पहले एक माहौल तैयार किया गया है कि लोगों को यह लगे कि भाई चलो नौकरी बांटी जा रही है या नौकरी दी जा रही है। 1.5 साल का एक मिशन रखा है 10 लाख नौकरियों का, तो जब वो पूरी हो जाएंगी तो फिर एक संदेश रहेगा 2024 में चुनाव पे जाने से पहले कि देखा हमने 10 लाख कर दिए, अब आगे भी करेंगे, हमें फिर वोट दे दीजिए। इस आरोप का आप जवाब कैसे देंगे? विपक्ष का काम है हर सरकार का कोई भी चीजों के ऊपर आलोचना करना, वहां तक सप्पल साहब तो बिल्कुल ठीक है। और उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, और उससे भी पहले उससे थोड़ा सा पीछे भी लेके जाए। प्रणब मुखर्जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो इवन सदन में उन्होंने खुद जो बजट के टाइम पे बताया, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ आवर इकोनॉमी is also the people who wanted to only looking at the government jobs as an only aspiration needs to change. This is not one person's thing. This is both Pranab Mukherjee and the Chidambaram both said in the parliament. Not only they that. Never said that they will not provide jobs. हिंदी में मैं खुद बताऊं, मैं आपको एक और चीज बता सकता हूं। उसके बाद ये यूपीए का टाइम पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को अपॉइंट करने का जो कार्यक्रम, ये नरेंद्र मोदी ने नहीं शुरू किया, ये यूपीए के टाइम पे शुरू किया हुआ काम है। चाहे आपका हाउसकीपिंग का एम्प्लॉइज हो या चाहे आपका ड्राइवर हो, क्लास 4, ये इस तरह का, जब तक ज्यादातर जो नीचे तल पे जो लेबर जॉब है जो सरकार के अंदर, वो सबको कॉन्ट्रैक्ट पे करने का काम किसने किया? मोदी ने किया था या मनमोहन सिंह जी ने किया था। ये बात सच है दैट ये कोविड के बाद भी और कोविड से पहले भी 2016 से लेके अभी 2020 तक हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के इश्यू है, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अगर मैं कहूंगी कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, पर चैलेंज हमारा देश के अंदर मुझे बोलने दीजिए। जी सप्पल जी, 15 साल से आरोप है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाने वाले आप ही थे। पीआर जी, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम वाजपेयी जी के जमाने में आया था। दूसरी बात, अभी आपने इस बात का जवाब नहीं दिया जो प्रोग्राम में पहले बोला कि मोदी सरकार हर युवा को 4 साल के लिए वर्दी पहनने का मौका दे रही है। आपने सरासर झूठ बोला। रेगुलर नौकरियों को हर बच्चे को नहीं बोला, जो जिसने अप्लाई करेगा, जो तीसरी बात एलिजिबल है उनको देगा। ऐसा थोड़ी ना जवाब कोई भी बच्चा आके जाके करेगा। बिहार जी, मैं फैक्ट पे बोल रहा हूं। तीसरी बात, आपने इसका जवाब नहीं दिया कि 4 लाख वैकेंसी थी 14 में, अब 87 लाख वैकेंसीज हैं। ये तो मोदी सरकार के टाइम पे हुई हैं, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाली नहीं है, ये तो रेगुलर जॉब्स हैं। इसको क्यों नहीं भरा मोदी सरकार ने? क्योंकि पीएसयूज बेच रहे थे, क्योंकि सरकारी सिस्टम को कमजोर करना था, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम को कमजोर करना था, इसलिए नहीं भरा। और जो अब पहले 19 में जैसे किया था कि अचानक से अनाउंस किया 4 लाख रेलवे की जॉब आएंगी, 50% महिलाएं उसमें भर्ती होंगी, आज उसकी सच्चाई क्या है बताइए आज देश को आप। आज तो उस बात को 4 साल होने को है, आज उसकी सच्चाई क्या है? वो नौकरियां कहां गई जो पिछले चुनाव के टाइम पे बोली गई थी? तो ये नौकरी ना देना और नौकरी देने का ऐलान करना, सब राजनीतिक रूप से सवाल उस पर पूछे जा रहे हैं। जी हिमांशु जी, जल्दी से आपका आखिरी वक्तव्य। जी, 3 चीजें, इंटेंट, कंटेंट और इंप्लीमेंटेशन, ये 3 अलग अलग चीजें होती हैं। इंटेंट अच्छा हो सकता है, कंटेंट भी उसमें अच्छा हो सकता है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसे करवाया जाएगा, कितने समय में करवाया जाएगा,
कितनी एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जॉब्स दी जाएंगी, ये देखने वाली बात है। इंटेंट तो सारी सरकारों का ऐसा रहता है कि हाँ, मंशा रहती है कि भाई जॉब्स दिए जाए। अगर आप देखिए अभी तक की सबसे बड़ी जो योजना है वो मनरेगा ही है। नियत और वो किस तरीके से आप लागू करेंगे, वो लागू पे आकर के बात अटक जाती है। बाकी नीति और नियत तो हम सभी की अच्छी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे एक स्पेशल इंटरव्यू। एक ब्रेकिंग न्यूज से शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी दोबारा पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। दूसरे दिन दूसरी बार पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। पहली बार आज जो सेकंड डे है, इसमें पहले राउंड में करीब 4 घंटे तक पूछताछ चली थी। करीब 25 सवाल उनसे पूछे गए हैं, जिसका रिटर्न में उनको जवाब देना है। कुछ जवाब वो दे चुके हैं और तमाम जानकारियां भी लगातार आ रही हैं। तो सेकंड डे सेकंड राउंड, अब वो पहुंच गए हैं ईडी के दफ्तर। उनसे अब सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन आइए रुक करते हैं एक और खबर जिसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा कर रहे थे अब से थोड़ी देर पहले। सेना में भर्ती को लेकर के ये जो बदलाव जिसकी आज घोषणा की है, उसको किस तरीके से देखा जाता है और वो कितना लाभ पहुंचा सकता है, और उसको लेकर के जो सवाल पूछे जा रहे हैं, इस सब के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। एयर चीफ मार्शल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डिफेंस फोर्सेस में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसको आप एक HR मैनेजमेंट का रिफॉर्म की तरह अगर देखें तो एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म है। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम दें या किसी चीज का नाम दें, वो तो वेरियस ऑप्शंस होते हैं। एंड इस रिफॉर्म में स्टार्टिंग पॉइंट पे जो 4 साल का अग्निवीर कॉन्सेप्ट है, जो अग्निपथ आज डिक्लेयर किया गया है, उसको एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट देखा जा सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ये 4 साल का कमिटमेंट है टू सर्व इन द डिफेंस सर्विसेज एंड टू लर्न हाउ द डिफेंस सर्विसेज वर्क, और उसमें सारे जो डिफेंस के काम है वो 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद किए जाए, और सारी वर्क कल्चर इथोस डिफेंस का इम्बाइब किया जाए। तो इशू इज नॉट ओनली कॉन्ट्रैक्ट या उसके उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। इशू देखना चाहिए एक HR मैनेजमेंट के रिफॉर्म की तरह से, एक फ्यूचर की तरह से। फ्यूचर में ये क्या ला सकते, डिफेंस सर्विसेज के लिए, यूथ के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। जब ये यूथ 75% बाहर जाएंगे तो एक होलिस्टिक वे में इसको देखना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कैसे देखते हैं, ये कैसे लाभान्वित कर सकता है फोर्सेस को, ये इनिशिएटिव? जहां तक फोर्सेस का सवाल है, देखो, HR मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चाहे नंबर्स को देखें, चाहे ट्रेनिंग को किस तरह से देखा जाए। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जहां तक सर्विसेज का सवाल है, एक एवरेज एज रिडक्शन एंड यूथ प्रोफाइल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। एक मोटिवेटेड यूथ को लेना एंड जो भी लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस में सर्व करते हैं, उनका कमिटमेंट लेवल एंड कैपेबिलिटी को आंकना, ये दोनों डिफेंस सर्विसेज की तरफ से अगर देखें तो हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि पहले तो एक बहुत बड़ा पूल लें, यूथ को एक अपॉर्चुनिटी दें कि डिफेंस में आके सर्व करें। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल उनके काम में देखा जाए, उनके कमिटमेंट एंड कैपेबिलिटी को आंका जाए, एंड देयर आफ्टर जो 25% हम रखेंगे डिफेंस सर्विसेज में, वो बहुत एक सोची समझी सिलेक्शन के बाद रखे जाएंगे। जहां तक यूथ का सवाल है, उनको ये अपॉर्चुनिटी है कि देखो, जब 10+2 के बाद एक यंगस्टर आता है सर्विस में, उसको सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता है। तो एक डिफेंस में आने के बाद वो अपनी भी इवैल्यूएशन करेगा, उसका अपना कितना रुझान है डिफेंस में रहने का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है कि नहीं है, उसको कितना अच्छा लगता है। लिविंग ऑल दिस असाइड, उसको 4 साल की ट्रेनिंग एंड ये अपॉर्चुनिटी तो मिल ही रही है, तो उसका एक लेवल, एक कॉन्फिडेंस, एक जो जज्बा है देश के लिए काम करने का, वो सब अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। सो दोनों तरफ से यूथ को भी लाभ है, डिफेंस सर्विसेज को भी लाभ है। 4 साल ही क्यों सर? ये वेरियस कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
कुछ देशों में 2 साल फॉलो होता है, कुछ में 3, कुछ में 4, कुछ में 2, 5, 7, कई कई कॉम्बिनेशन है। इन सब की काफी चर्चा की गई, कई कई ऑप्शंस आए थे, 3 और 5 का कॉम्बिनेशन, बट फाइनली 4 इसलिए सिलेक्ट किया कि जब आप 17.5 से 22 का ब्रैकेट देखते हैं, लेट्स से एक यूथ 18-19 पे आता है, तो 22-23 साल पे ही इज ऑलरेडी फिनिश्ड 4 years एंड ही इज यंग एनफ दैट जो 75% बाहर जा रहे हैं उनके हिसाब से 4 साल इंपॉर्टेंट है, ताकि ज्यादा लंबा पीरियड ना हो, उनको डिफरेंट सर्विसेज का जो लाभ मिलना चाहिए, ट्रेनिंग का, कमिटमेंट का, अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग का, वो मिलता है। एंड वो जब बाहर जाते हैं किसी भी फील्ड में, उनके पास इनफ टाइम है। 22 साल की एज सही एज है जाके एक नया करियर शुरू किया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो एक करियर की तरफ से हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, एंड सारी फील्ड्स उसके लिए ओपन है। तो उस हिसाब से ये 4 साल पीरियड सही माना गया। तीनों सर्विसेज के इसमें राय थी एंड ये फाइनलाइज हुआ। मेरा आखिरी सवाल, और ये हम किसी के भी कमिटमेंट पर संदेह प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल कई जगहों से सुनने को मिला है कि आप वो लॉयल्टी फैक्टर कहां से लाएंगे? देखो, लॉयल्टी फैक्टर एंड मोटिवेशन ये तो एक हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। जब यूथ आता है 18 साल में, जब वो इनिशियल ट्रेनिंग करता है, एंड ये सोचना कि उसकी लॉयल्टी नहीं होगी, ये उतना ही गलत है जितना ये इस सवाल को जैसा क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है। वो सारे यूथ कमिटेड होते हैं, उनकी जब ट्रेनिंग होगी वो सब देखेंगे, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो लॉयल्टी आएगी, वो मोटिवेशन आएगा, एंड हर स्कीम में उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए जो देयर आफ्टर जो ट्रेनिंग पैटर्न बनाया जाता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट की जो स्कीम बनाई जाएगी, उनको नॉन टेक पोर्शन में किस तरह से किस काम में दिए जाएंगे, उनको टेक्निकल साइड में भी यूज किया जाएगा, उनको एयरक्राफ्ट पे भी यूज किया जाएगा, सारे कॉम्बैट सिस्टम्स पे। तो आप समझ सकते हैं 18 से 22 साल की उम्र में वो सारे ऐसे कॉम्बैट सिस्टम्स फर्स्ट लाइन पे, डिटेल्ड टेक्निकल एजुकेशन नहीं होगी उनकी, बट फर्स्ट लाइन पर तो होंगे, वो जहाज के साथ काम करेंगे, उसका आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, एंड देयर आफ्टर उसकी आप सिमिलरली आर्मी एंड नेवी में उनके इक्विपमेंट पे, एंड वो जब यूथ बाहर जाता है वो बहुत सक्षम होगा। तो वो एज ए नेशन बिल्डिंग स्टेप उसका लॉयल्टी एंड मोटिवेशन पे मेरे को ऐसा सवाल मेरे मन में नहीं है कि ये इशू होगा। एयर चीफ मार्शल भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। आपको भी धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, अभी हाजिर होते हैं।